हेलो स्टूडेंट्स, आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एनटीए नेट कॉमर्स पेपर 2 का यूनिट नंबर 3 इकोनॉमिक्स। जैसा कि आप देख रहे हैं, हमारे इकोनॉमिक्स का जो सिलेबस है उसमें दे के रखा है मीनिंग एंड स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है क्योंकि इससे बहुत रेयर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। उसके बाद है ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस फर्म्स। हाँ, इसमें से कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगला टॉपिक है डिमांड एनालिसिस और लॉ ऑफ डिमांड। अब आपको देखने में तो सिर्फ ये एक लॉ ऑफ डिमांड छोटा सा टॉपिक लग रहा होगा, बट ये जो लॉ ऑफ डिमांड है इसके अंदर बहुत सारे टॉपिक्स इनबिल्ट हैं। यही खासियत है हमारे यूजीसी नेट का, सिर्फ एक टॉपिक को बता देता है बट उसके अंदर क्या पढ़ना है ये हमें कभी भी नहीं बताया जाता। इसीलिए ही यूजीसी नेट का पेपर जो होता है वो टिपिकल होता है, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, लॉ ऑफ डिमांड है तो सिर्फ लॉ ऑफ डिमांड को पढ़ के चले गए, बट लॉ ऑफ डिमांड के अंदर और कौन सी चीज़ें आती हैं इनको बच्चे पढ़ते नहीं हैं। पर आप चिंता ना कीजिए, मेरे चैनल में यही सबसे बड़ा बेनिफिट है कि मैं आपको हर एक चीज़ का डिटेल नॉलेज प्रोवाइड कराऊंगी और साथ में मैं आपको प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन जो पूछे गए हैं इन टॉपिक से वो भी मैं साथ के साथ कवर कर दूंगी, ताकि आपको अच्छे से टॉपिक समझ में आ पाए और आप उन क्वेश्चंस को उन टॉपिक से रिलेट कर पाएँ। अगला है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड इट्स मेजरमेंट में इसके न्यूमेरिकल्स आ जाते हैं। उसके बाद है रिलेशनशिप बिटवीन एवरेज रेवेन्यू एंड मार्जिनल रेवेन्यू। देखिए तो सिर्फ एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू में रिलेशन है, बट कई बार क्वेश्चंस टोटल रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू के ऊपर भी पूछे गए हैं नेट में। उसके बाद है कंज्यूमर बिहेवियर अब इसने लिख दिया यूटिलिटी एनालिसिस और इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। तो बच्चे क्या करते हैं, इन दोनों को पढ़ लेते हैं, यूटिलिटी का मतलब क्या हुआ और इंडिफरेंस कर्व का मतलब क्या हुआ। नहीं, ये दोनों अलग अलग अप्रोचेस हैं। यूटिलिटी एनालिसिस ऑर्डिनल अप्रोच है और इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस जो है वो कार्डिनल अप्रोच है। तो इन अप्रोचेस के अंदर भी बहुत डिटेल डिस्क्रिप्शन, बहुत सारे और टॉपिक्स इनबिल्ट हैं जो हमें पढ़ने पड़ेंगे। उसके बाद आता है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन और लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल। रिटर्न टू स्केल के साथ साथ रिटर्न टू फैक्टर भी पूछा जाता है, ये भी मैं आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगी आने वाले लेक्चर्स में कि क्या डिफरेंस होता है रिटर्न टू फैक्टर और रिटर्न टू स्केल में, और लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन में क्या डिफरेंस होता है। उसके बाद का जो हमारा टॉपिक है वो है कॉस्ट। सिर्फ इसमें थ्योरी ऑफ कॉस्ट लिखा है। अब कॉस्ट के अंदर भी बहुत सारे चीज़ें आती हैं, उसमें हमें पढ़ना पड़ता है प्रोडक्शन क्या है, प्रोडक्शन फंक्शन क्या है, शॉर्ट रन का मतलब क्या है, लॉन्ग रन का मतलब क्या है। इसमें तो सिर्फ शॉर्ट रन और लॉन्ग रन के कर्व्स दे के रखे हैं, तो बच्चे क्या करते हैं, सिर्फ डायग्राम्स पढ़ के चले जाते हैं। सिर्फ डायग्राम्स नहीं पढ़ना है, उन डायग्राम्स के अंदर जितनी भी मूवमेंट्स हैं उन मूवमेंट्स को हमें कंसीडर करना है, क्योंकि क्वेश्चन उसी के ऊपर से पूछे जाते हैं। उसके बाद डिफरेंट मार्केट्स में हम प्राइस कैसे डिटरमाइन करते हैं, क्या फैक्टर्स क्या करेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो पूछे जाते हैं। ये कोई ज़्यादा हार्ड टॉपिक नहीं है, सबसे इजी टॉपिक है इस पूरे यूनिट का। उसके बाद आता है प्राइस स्ट्रेटजीज से भी बहुत बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो आज के इस इकोनॉमिक्स की क्लास फर्स्ट में हम मीनिंग एंड स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स, ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस फर्म्स और डिमांड एनालिसिस का जो लॉ ऑफ डिमांड है उस चैप्टर को कवर करेंगे और देखेंगे कि एग्ज़ाम्स में इससे रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। अगर वीडियो थोड़ा सा लंबा हो तो आप घबराइएगा नहीं, क्योंकि जब भी हम कोई चीज़ डिटेल में एनालिसिस करेंगे या डिटेल में पढ़ेंगे तो जाहिर सी बात है वीडियो थोड़ा लंबा होगा। बट ये लंबा वीडियो आपको आपके एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा बेनिफिट देगा, क्योंकि मैं इसमें हर एक चीज़ को आपको बारीकी से समझाऊंगी। अगर आपने एक बार इस वीडियो को देख लिया तो आपको किसी भी चैनल पे कोई भी वीडियो चेकआउट या सर्च करने की कोई नीड नहीं पड़ेगी। इससे पहले मैं आपसे एक बात और बोलना चाहती हूँ कि जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन ज़रूर दबाइए, ताकि आपको मेरे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप अपनी स्टडीज़ टाइम टू टाइम मेरे साथ कंटिन्यू कर पाएँ। अब हम पढ़ने जा रहे हैं मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स। सबसे पहला हमारा जो टॉपिक आता है वो है मीनिंग एंड स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स। तो जो इकोनॉमिक्स है बच्चों, वो ग्रीक वर्ड से डिराइव हुआ है
ओकू और नॉर्म्स, जिसका मतलब होता है मैनेजमेंट ऑफ हाउस होल्ड। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए तो सबसे पहले इकोनॉमिक्स कहाँ से डिराइव हुआ, तो इकोनॉमिक्स जो वर्ड है वो हाउस होल्ड से डिराइव हुआ। सबसे इनिशियल स्टेज में हम लोग जो इकोनॉमिक्स यूज़ करते थे वो अपने घरों में यूज़ करते थे। कैसे यूज़ करते थे, क्योंकि हमारे पास में इनकम लिमिटेड थी और हमारी इच्छाएं या वांट्स जो हैं वो अनलिमिटेड थी। तो उस लिमिटेड इनकम को हम अपनी वांट्स को कैसे सेटिस्फाइड करते थे, यानी उन वांट्स को हम पहले चूज़ करते थे जो बहुत ज़रूरी होती थी। और क्योंकि लिमिटेड इनकम होने की वजह से हम सारी वांट्स तो एक साथ फुलफ़िल नहीं कर सकते हैं, तो जो ज़रूरी वांट्स होती थी उनको हम पहले फुलफ़िल करते थे, और जो कम ज़रूरी वांट्स होती थी या जिनको हम पोस्टपोन कर सकते थे उनको हम पोस्टपोन कर देते थे। तो हमेशा याद रखना, आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इकोनॉमिक्स वर्ड जो है वो कहाँ से डिराइव हुआ है। तो ये आपको हमेशा याद रखना है, ये एक ग्रीक वर्ड से डिराइव हुआ है जिसका मतलब होता है ओकूस और नॉर्म्स। ओकूस का मतलब होता है मैनेजमेंट और नॉर्म्स का मतलब होता है हाउस होल्ड। ये भी पूछा जा सकता है ओकूस का क्या मतलब है और नॉर्म्स का क्या मतलब है, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आज तक आया नहीं है, इसीलिए फ्यूचर में पूरी प्रोबेबिलिटीज़ है कि इस तरह के क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद में हमारी जो इकोनॉमिक्स है उसको 5 भागों में बांटा गया था इनिशियल स्टेज पे, यानी 5 बड़े इकोनॉमिस्ट थे जिन्होंने अलग अलग परिभाषा दी थी इकोनॉमिक्स की। तो सबसे पहले परिभाषा दी थी, पहला जो हमारा इकोनॉमिक्स का परिभाषा दिया था वो है एडम स्मिथ जी ने, जिन्होंने दिया था वेल सेंटर्ड डेफिनेशन। वेल सेंटर्ड का मतलब ये है बच्चों, उन्होंने बोला था कि जो इकोनॉमिक्स होती है वो सिर्फ पैसे से रिलेटेड होती है, और उन्होंने जो इंसान को बोला था कि इंसान जो होता है वो एक इकोनॉमिक मैन होता है। इसका मतलब ये है कि वो सारा दिन अपने काम में ही फोकस करता है, उसके लिए काम से ज़्यादा ज़रूरी कुछ भी नहीं है। तो उन्होंने अपनी डेफिनेशन में लव, अफेक्शन, फीलिंग सबको इग्नोर किया। उन्होंने बोला बस एक ही काम होता है इंसान का, सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाए। और उन्होंने अपनी इस डेफिनेशन में सिर्फ मटेरियल वेल्थ को इंक्लूड किया। अब मटेरियल वेल्थ क्या होती है? मटेरियल वेल्थ का मतलब वो गुड्स होते हैं जिन्हें हम देख सकते हैं और छू सकते हैं, जैसे टेबल, चेयर, कप, प्लेट, पेन, पेंसिल। इममटीरियल गुड्स को इंक्लूड नहीं किया। इममटीरियल गुड्स क्या होती हैं? जैसे सर्विसेज जिनको हम फील कर सकते हैं, जो इनटेंजिबल होती हैं, जैसे सर्विस ऑफ डॉक्टर, सर्विस ऑफ टीचर। तो उन्होंने बोला कि इंसान जो पैसे कमाता है वो सिर्फ मटेरियल गुड्स से कमाता है। इन मटेरियल गुड्स उनकी नज़र में कोई ऐसी चीज़ ही नहीं थी जिससे हम वेल्थ को अर्न कर सकते हैं। तो ये इनका सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म था। अच्छा, आपसे एग्ज़ाम में पूछ लेंगे कि मटेरियल गुड्स का मतलब क्या है, तो आप हमेशा याद रखिएगा मटेरियल गुड्स वो गुड्स होते हैं जिनको हम छू सकते हैं और टच कर सकते हैं। उसके बाद इनकी डेफिनेशन में कुछ खामियां होने के कारण वेलफेयर डेफिनेशन आई, जो कि एल्फ्रेड मार्शल ने दी है। तो स्टूडेंट प्लीज़, अगर आप मेरे लेक्चर को सुन रहे हैं तो एक पेन पेंसिल ले लें और अपने नोट्स भी साथ साथ बनाते जाएं। हो सकता है आपसे इन डेफिनेशंस का नाम देके ये पूछा जाए कि ये डेफिनेशंस किन के द्वारा दी गई हैं। तो वेलफेयर सेंटर डेफिनेशन जो है वो एल्फ्रेड मार्शल जी ने दी है। इन्होंने ये बोला कि इकोनॉमिक्स का काम जो होता है वो ये देखना नहीं होता है कि इंसान हमेशा पैसा ही पैसा कमाए। इकोनॉमिक्स उन चीज़ों से रिलेटेड है जो अपना इंसान जो होता है अपनी लाइफ में बहुत सारी एक्टिविटीज़ को करता है, रिलीजियस, सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, यानी जो भी पैसे से जुड़ी चीज़ें हैं, यानी लेन देन वाली जो चीज़ें हैं, उन चीज़ों से इकोनॉमिक्स जुड़ी है। और इन्होंने ये बोला कि इंसान का काम सिर्फ पैसे कमाना ही नहीं है, बट उनका काम वेलफेयर करना भी है, यानी लोगों का भला करना भी है। अगली डेफिनेशन आती है स्केर्सिटी। स्केर्सिटी डेफिनेशन दी है रॉबिन्सन्स ने, और इन्होंने ये बोला है कि इकोनॉमिक्स जो होती है इसमें हम ये देखते हैं कि इंसान के पास में जो रिसोर्सेज है वो स्केयर है, और उन स्केयर रिसोर्सेज से वो अपनी नीड्स को कैसे फुलफ़िल करता है। उसके बाद आती है वांटलेसनेस सेंटर डेफिनेशन। ये डेफिनेशन दे के रखी है हमारे, एक सेकेंड बेटा,
जेके मेहता ने देके रखी है ये डेफिनेशन। इन्होंने बोला कि अगर हमारी वांट्स नहीं होंगी या अगर हमारी वांट्स लिमिटेड होंगी तो कोई प्रॉब्लम हमें आ ही नहीं सकती लाइफ में। अगली डेफिनेशन है डेवलपमेंट सेंटर डेफिनेशन, जो कि सैमुअल्सन्स ने दी है और सबसे अच्छी डेफिनेशन यही मानी जाती है, क्योंकि इन्होंने इस डेफिनेशन में ये बताया कि हमें सिर्फ इन्हीं पे फोकस नहीं करना चाहिए कि हमारे जो मीन्स हैं वो जो रिसोर्सेज हैं वो स्केयर हैं, बट उन स्केयर रिसोर्सेज को हमें ऐसे यूज़ करना चाहिए ताकि हम प्रेजेंट की नीड को फुलफ़िल कर पाएँ और आने वाली फ्यूचर जनरेशन की नीड को भी हम अच्छे से फुलफ़िल कर पाएँ। तो इन्होंने कहीं ना कहीं एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कंसेप्ट दिया है और इन्होंने ये बोला है कि जो सारे रिसोर्सेज हैं उन्हें हमें प्लान्ड वे में यूज़ करना चाहिए, यानी आज यूज़ करो पर उनको कल के लिए भी बचा के रखो। स्टूडेंट्स जल्दी से पढ़ लेते हैं कि स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स का मतलब क्या होता है। स्कोप का मतलब होता है कि ये जो इकोनॉमिक्स है ये किन किन एरिया में एप्लीकेबल होती है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे खूब सारे सब्जेक्ट्स दिए हैं जिसमें इकोनॉमिक्स एप्लीकेबल होती है। तो सबसे पहला है कंजम्पशन। कंजम्पशन का मतलब ये होता है कि हम लोग किसी भी चीज़ को ख़रीदते हैं और कंज्यूम करते हैं। अगर हम किसी चीज़ को ख़रीदते हैं तब भी वो मार्केट में बनती है, और जो कंजम्पशन होती है वो हमारी मनी से रिलेटेड होती है ना। हम जो भी चीज़ खरीदेंगे मार्केट में उसके लिए हमें पेमेंट करना पड़ेगा। तो सबसे पहला जो इकोनॉमिक्स होता है, इकोनॉमिक्स का मतलब भी यही होता है कि मार्केट में हम पैसे से कैसे लेन देन चीज़ों का करते हैं। दूसरा होता है प्रोडक्शन। प्रोडक्शन भी इकोनॉमिक एक्टिविटी से रिलेटेड होता है। किसी भी प्रोड्यूसर को कोई भी कमोडिटीज़ प्रोड्यूस करने के लिए गुड्स खरीदने पड़ेंगे। जब वो किसी से गुड्स खरीदेगा तो उनके बिहाफ पे उनको पेमेंट देना पड़ेगा। तो जो प्रोडक्शन है वो भी इसका सब्जेक्ट मैटर होता है या इकोनॉमिक्स के अंदर आता है। तीसरी चीज़ है एक्सचेंज। एक्सचेंज का मतलब है कि हम जो भी चीज़ों को यूज़ करते हैं तो उस चीज़ को बनाने के लिए बहुत सारे फैक्टर्स लगते हैं। जैसे आपको पता होगा हमारे इकोनॉमिक्स में 4 फैक्टर्स होते हैं: लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। कोई भी कमोडिटी को प्रोड्यूस करने के लिए इन चारों को हमें यूज़ करना पड़ता है, और जब हम इन चारों को हायर करते हैं तो हमें इनको पेमेंट देनी पड़ती है। जैसे कोई कमोडिटी बनाने के लिए मैंने लेबर को हायर किया, अगर मैंने लेबर को हायर किया तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, उसको पेमेंट देना पड़ेगा, वेजेस देनी पड़ेगी। तो वो जो वेजेस थी तो वो क्या हो गई, एक्सचेंज हो गई, यानी मैंने लेबर की सर्विसेज यूज़ कर ली और उसके बदले में उसे मैंने वेजेस दिए। तो वो वेजेस मनी के टर्म्स में होंगे तो वो भी हमारी इकोनॉमिक्स में आते हैं। उसी तरह से अगर मेरे पास में कैपिटल नहीं है या पूंजी नहीं है बिज़नेस शुरू करने के लिए और मैं बैंक से लोन लेती हूँ तो मेरे को बैंक को क्या करना पड़ेगा, इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो इंटरेस्ट किस फॉर्म में दूंगी, मनी के फॉर्म में। तो वो जो इंटरेस्ट हुआ वो क्या हुआ, बैंकों का एक तरह से रिवॉर्ड हुआ, क्योंकि उन्होंने अपनी कैपिटल हमको दी है, अपनी कैपिटल सेक्रीफाइस किए। यानी जब उन्होंने अपना पैसा हमें दिया तो वो पैसा उनका ब्लॉक हो गया, वो उनको कहीं और यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो इंटरेस्ट एक तरह से उनका कैपिटल या रिवॉर्ड हो गया। तो उसी तरह से जो चारों फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शंस होते हैं इनकी कुछ ना कुछ एक्सचेंज वैल्यू होती है और ये मनी के टर्म में होती है। अगला आता है डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है कि चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना। उसके लिए हमें ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज की ज़रूरत पड़ती है, तो वो सारा आ जाता है डिस्ट्रीब्यूशन। और इसके अंदर भी इन्होंने बताया है कि जो हमारी नेशनल इनकम होती है वो उनको भी हम रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट और प्रॉफिट में डिवाइड करते हैं। उसके बाद आता है पब्लिक फाइनेंस। पब्लिक फाइनेंस का मतलब ये होता है पब्लिक एक्सपेंडिचर एंड पब्लिक रेवेन्यू, यानी गवर्नमेंट अपने पब्लिक एक्सपेंडिचर को कैसे, गवर्नमेंट का पब्लिक एक्सपेंडिचर क्या होता है, जैसे गवर्नमेंट हमें सिक्योरिटीज़ देती है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करती है। जैसे हमारे हर एक एरिया में पुलिस स्टेशन है जो हमें सिक्योरिटी देते हैं, तो उनको सैलरी कौन देता है, गवर्नमेंट देती है। तो गवर्नमेंट का क्या हुआ, खर्चा हो गया, एक्सपेंडिचर हो गया। और गवर्नमेंट का रेवेन्यू क्या होगा, हमसे जो टैक्स लेती है वो रेवेन्यू हो गया। तो ये भी जो टैक्स का लेन देन है इन टर्म्स ऑफ मनी है, तो ये भी हमारा क्या है, इकोनॉमिक्स के स्कोप में या सब्जेक्ट मैटर में इंक्लूड होता है। तो मोटा मोटी तौर पे हमारे इकोनॉमिक्स में जो स्कोप है वो 5 फेजेस में डिवाइड है: कंजम्पशन, प्रोडक्शन, एक्सचेंज, डिस्ट्रीब्यूशन और पब्लिक फाइनेंस। अभी तो हमने ये पढ़ा कि इकोनॉमिक्स क्या होती है और इकोनॉमिक्स का स्कोप क्या होता है। अब हम पढ़ते हैं बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या होती है और बिजनेस इकोनॉमिक्स का स्कोप क्या होता है। बिजनेस इकोनॉमिक्स पढ़ने से पहले
दो टर्म्स का मतलब आपको बताना चाह रही थी, क्योंकि इससे रिलेटेड भी नेट पे क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ये पूछा जाता है कि पॉजिटिव साइंस क्या होती है और नॉर्मेटिव साइंस क्या होती है। पॉजिटिव साइंस वो चीज़ होती है जो हमें बताती है एक्चुअल सिचुएशन क्या है, कि अभी हम लोग अगर किसी सिचुएशन में फंसे हैं, जैसे अभी हम कोरोना वायरस की सिचुएशन में फंसे हैं, तो हमारी जो एक्चुअल सिचुएशन है वो ये है कि हम इस कोरोना वायरस की बीमारी से पीड़ित हैं। तो ये हमें ये बताती है कि एक्चुअल सिचुएशन क्या है, व्हाट इज़ द प्रॉब्लम, बट ये सॉल्यूशन नहीं बताती प्रॉब्लम का। तो पॉजिटिव साइंस वो होती है जो बताती है व्हाट इज़ द प्रॉब्लम, इट स्टडी ओनली द एक्चुअल सिचुएशन, बट ये कोई सजेशन नहीं देती कि हमें उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना चाहिए। और उसके अपोजिट अगर आप देखेंगे तो नॉर्मेटिव साइंस का मतलब वो होता है जो कि हमें गाइडलाइंस बताती है कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, या क्या होना चाहिए या क्या नहीं होना चाहिए। तो पॉजिटिव साइंस हमें सिर्फ ये बताएगी कि एक्चुअल सिचुएशन क्या है, जबकि नॉर्मेटिव साइंस हमें ये बताएगी कि उस सिचुएशन को हम कैसे सॉल्व करें, कुछ गाइडलाइंस बताएगी। ठीक है, जैसे अभी कोरोना वायरस है तो गवर्नमेंट ने क्या गाइडलाइंस इशू करके रखी है कि हमें 1 मीटर की दूरी पे रहना है, मास्क लगा के रखना है ना। तो ये जो सारी गाइडलाइंस हैं, हमें हाथ को बार बार धोते रहना है, किसी भी चीज़ को छुएं तो हमें अपने हाथ को 20 सेकंड तक धोते रहना है। तो ये सारी गाइडलाइंस हैं, ये गाइडलाइंस हमें क्या देती हैं, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में हेल्प करती हैं। जबकि पॉजिटिव साइंस वो होती है जो हमें बताती है प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम कोरोना वायरस है, अब उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की क्या गाइडलाइंस है वो हमें बताएगी नॉर्मेटिव साइंस। तो स्टूडेंट, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा पॉजिटिव साइंस और नॉर्मेटिव साइंस। इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछा गया है। लेक्चर ख़त्म होने के बाद मैं आपको बताऊंगी कि कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है इससे रिलेटेड। है बिजनेस इकोनॉमिक्स। बिजनेस इकोनॉमिक्स को दो पार्ट में बांटा गया है, एक तो थ्योरेटिकल एस्पेक्ट है और एक प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है। थ्योरेटिकल एस्पेक्ट जो होता है वो हम जर्नल इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं, कि जब हम इकोनॉमिक्स को पढ़ते हैं तो वो हमारा होता है थ्योरेटिकल एस्पेक्ट। प्रैक्टिकल का मतलब क्या होता है, जब हम इकोनॉमिक्स को प्रैक्टिकली अपने बिजनेस में अप्लाई करते हैं, हमारे बिजनेस में जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं उनको हम प्रैक्टिकली इकोनॉमिक्स के जितने भी रूल्स रेगुलेशंस हैं या जितनी भी गाइडलाइंस हैं उनको अप्लाई करके अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, तो उसे हम बोलते हैं प्रैक्टिकल एस्पेक्ट। तो बिज़नेस इकोनॉमिक्स हमेशा प्रैक्टिकल एस्पेक्ट होता है, क्योंकि जब भी हम बिज़नेस करते हैं तो हम हमारे डिसीजंस को लेते हैं इकोनॉमिक्स को यूज़ करते हुए, और ये हम हर बिज़नेस फर्म को हेल्प करता है कि वो फ्यूचर में कैसे प्लान करे और कैसे अपने बिज़नेस के लिए डिसीजन ले। तो बिज़नेस इकोनॉमिक्स हमेशा प्रैक्टिकल एस्पेक्ट से रिलेटेड होती है, जबकि जर्नल इकोनॉमिक्स हमेशा थ्योरेटिकल एस्पेक्ट से रिलेटेड होती है। और बिज़नेस इकोनॉमिक्स क्या करती है, एक ब्रिज बनाती है ताकि हम इस गैप को कवर कर सकें एब्स्ट्रैक्ट थ्योरी और मैनेजरियल प्रैक्टिस को। इसका मतलब जैसे कि अभी हम इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, अभी तो हम सिर्फ पढ़ रहे हैं, अभी तो हम सिर्फ थ्योरेटिकल नॉलेज ले रहे हैं। अब कल को हम आगे जाके कोई अपना बिजनेस करेंगे या कोई जॉब करेंगे, तो इसमें हमने जितने भी रूल्स पढ़े हैं उसको हम कैसे प्रैक्टिकली अप्लाई करेंगे अपने बिजनेस की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, तो वो हमारा बिजनेस इकोनॉमिक्स हो जाएगा या उसका प्रैक्टिकल एस्पेक्ट हो जाएगा। स्टूडेंट, अब मैं आपको बताने जा रही हूँ स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। अब हम पढ़ेंगे स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। इससे पहले हमने जो पढ़ा था वो हमारा था बिजनेस इकोनॉमिक्स, वो हमारा था स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स। अब हम पढ़ने जा रहे हैं स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। इसका मतलब बिजनेस में इकोनॉमिक्स कहाँ कहाँ काम आती है, यानी कौन कौन से सब्जेक्ट मैटर होते हैं बिजनेस पर्पस ऑफ व्यू से। बिजनेस पर्पस ऑफ व्यू से इकोनॉमिक्स को दो पार्ट में बांटा गया है, माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स। अब इन दोनों के डिफरेंसेस भी आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे के रखा है, तो आपको अगर उस बहुत छोटा सा 5 मिनट का वीडियो है तो ये वीडियो देखने के बाद आप ज़रूर इन दोनों का डिफरेंस भी देखिएगा, क्योंकि कई बार एग्ज़ाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला जो बिज़नेस इकोनॉमिक्स यूज़ होती है, सबसे पहले एस्पेक्ट हम पढ़ते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो का मतलब होता है छोटा, यानी एक इंडिविजुअल बिजनेस जब बिज़नेस इकोनॉमिक्स को यूज़ करता है तो उसे हम बोलते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स। और जब पूरी गवर्नमेंट जब
इकोनॉमिक्स को यूज़ करती है तो उसे हम बोलते हैं मैक्रो। देखो माइक्रो में जो आई वर्ड है वो इंडिविजुअल्स के लिए है, और मैक्रो में जो ए वर्ड है वो एग्रीगेट्स के लिए। पूछ पूछा जा सकता है, ये क्वेश्चन बन सकता है, आया नहीं है आज तक, आने की पूरे पूरे चांसेस हैं। तो माइक्रो में जो आई है वो किसके लिए, इंडिविजुअल, क्योंकि ये एक इंडिविजुअल से रिलेट करती है, यानी ये छोटे लेवल पे इकोनॉमिक्स को पढ़ती है। मैक्रो का ए जो है एग्रीगेट, एग्रीगेट मतलब बड़े लेवल पे जब हम इकोनॉमिक्स को पढ़ते हैं, जब हम नेशनल इनकम निकालते हैं, जीडीपी निकालते हैं, बिजनेस साइकिल्स निकालते हैं, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, पॉवर्टी रेशियोज़ निकालते हैं, तो वो होता है मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो माइक्रो का मतलब होता है छोटा। अब छोटे इकोनॉमिक्स हमको कहाँ कहाँ पढ़नी पड़ेगी, सबसे पहला है थ्योरी ऑफ फर्म, यानी एक फर्म अपने बिजनेस के डिसीजन कैसे ले, तो वो माइक्रो इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट मैटर होता है। दूसरा है डिमांड एनालिसिस एंड फोरकास्टिंग। अगर एक इंडिविजुअल फर्म मार्केट में कुछ भी प्रोडक्ट प्रोड्यूस करती है तो उसे पहले देखना पड़ता है कि मार्केट में उसके प्रोडक्ट की कितनी डिमांड है, उसी के अकॉर्डिंग उसको प्रोडक्शन करना पड़ता है, नहीं तो क्या हो जाएगा, ओवर प्रोडक्शन या अंडर प्रोडक्शन हो जाएगा। तो जब एक इंडिविजुअल फर्म अपना डिसाइड करती है मार्केट में उसके प्रोडक्ट की कितनी डिमांड है और उसके अकॉर्डिंगली जब वो अपने प्रोडक्ट को प्रोडक्शन करती है, तो उसे बोलते हैं हम डिमांड एनालिसिस एंड फोरकास्टिंग। उसके बाद है कॉस्ट एंड प्रोडक्शन। एक इंडिविजुअल फर्म के जब एक प्रोडक्ट को बनाती है तो उसको कितनी लागत लगती है उस प्रोडक्ट को बनाने की। अगला है स्टडी ऑफ कंपटीशन, यानी मैं कौन से मार्केट में एग्जिस्ट कर रहा हूँ, परफेक्ट मार्केट, इम्परफेक्ट मार्केट, ओलिगोपोली मार्केट, मोनोपोली मार्केट, ये सारे मार्केट्स हम आने वाले वीडियोस में पढ़ेंगे। उसके बाद आता है प्राइसिंग एंड पॉलिसी, यानी हर एक प्रोडक्ट की अपनी एक प्राइस होती है और हर एक फर्म को पूरा हक होता है कि वो अपने प्रोडक्ट की प्राइस डिटरमाइन करे, और वो अपने प्रोडक्ट की प्राइस डिटरमाइन करता है कि वो किस मार्केट में रन करता है। अगर वो मोनोपोली मार्केट में रन करता है, यानी अकेला सेलर है, जैसे मोनोपोली हमारे यहाँ पे रेलवेज़ में है गवर्नमेंट के पास में, तो गवर्नमेंट डिसाइड कर सकती है क्योंकि उसका कोई कॉम्पिटिटर नहीं है, तो गवर्नमेंट ज़्यादा प्राइस भी ले सकते हैं या प्राइस डिस्क्रिमिनेशन भी कर सकती है, जैसे गवर्नमेंट करती है। अगर हम एसी क्लास में सफ़र करते हैं तो हमें अलग फेयर देना पड़ता है, जर्नल में अगर हम सफ़र करते हैं तो अलग फेयर का देना पड़ता है। तो ये होता है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, यानी सेम प्रोडक्ट के आप अलग अलग प्राइस ले रहे हो, क्योंकि जो एसी में बैठा है वो भी उसी डेस्टिनेशन पे पहुंचेगा जो जर्नल कोच वाले में बैठा है, तो दोनों का डेस्टिनेशन सेम है बट दोनों अलग अलग फेयर पे करके सफ़र करते हैं। अगला आता है प्रॉफिट मैनेजमेंट, यानी उसको कितना प्रॉफिट रखना है, प्रॉफिट लेवल अपना हाई रखना है फर्म को या कम रखना है। अगला है कैपिटल बजटिंग। कैपिटल बजटिंग हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट में भी पढ़ेंगे। कैपिटल बजटिंग का मतलब ये होता है कि मैं कहाँ से अपने कैपिटल का बंदोबस्त करूँ ताकि मेरे को इंटरेस्ट कम से कम देना पड़े। अगर मेरे पास में घर में सेविंग्स है तो पहले मैं उनको लगाऊंगी अपने प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए, क्योंकि मेरे को उन पर कोई इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा। अगर मेरे को बैंक से मिल रही है तो मैं बैंक से लूँगी। अगर मेरे को मेरे रिलेटिव से फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है या बहुत कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे मिल रही है, तो मैं पहले अपने रिलेटिव से पैसा उठाऊंगी बैंक से पैसा उठाने की बजाय, यानी देखूंगी कि मेरे को कहाँ पे इंटरेस्ट कम देना पड़ रहा है, वहाँ से मैं अपने कैपिटल को उठाऊंगी और अपने जो बिज़नेस है उसमें इन्वेस्ट करूँगी। अगला है स्टडी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, यानी कंज्यूमर का नेचर कैसा है, वो मेरे ब्रांड की तरफ लॉयल है कि वो शिफ्ट हो जाता है। मैं अपने प्रोडक्ट के प्राइस कंज्यूमर के अकॉर्डिंग बढ़ाऊंगी, क्योंकि अगर मैं ज़्यादा प्राइस रखूँगी तो मेरा कंज्यूमर क्या है, मेरे प्रोडक्ट को छोड़ के दूसरे के पास शिफ्ट हो जाएगा। तो ये सब हम प्रोडक्ट पॉलिसी या प्राइसिंग स्ट्रेटजीज़ में पढ़ेंगे। तो कंज्यूमर के बिहेवियर को देख के हमें उनकी क्या इनकम है, लाइकिंग क्या है, सेविंग्स कितनी है, उसके हिसाब से मेरे को प्राइस को डिटरमाइन करना पड़ेगा। अगला है सेल्स प्रमोशन मेथड। सेल्स प्रमोशन का मतलब ये है कि अब मेरे को अपने प्रोडक्ट को सेल करने के लिए एडवर्टाइजमेंट कितनी करनी पड़ती है। ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट करूँगी तो ज़्यादा पैसे खर्च होंगे, और अल्टीमेटली ज़्यादा पैसे खर्च होंगे तो अपनी जेब से तो दूंगी नहीं, वो मैं कहाँ से रिकवर करूँगी, कस्टमर से, अपने प्रोडक्ट के प्राइसेस को थोड़ा सा बढ़ा के। तो मेरे को देखना पड़ेगा कि मैं कौन सी मार्केट में सेल कर रही हूँ, क्या मेरे को एडवर्टाइजमेंट करना ज़रूरी है कि बिना एडवर्टाइजमेंट के ही काम चल जाएगा। अगला आता है इन्वेंट्री मैनेजमेंट। इन्वेंट्री मैनेजमेंट यानी अपने स्टॉक को कैसे मेंटेन करना है। क्लोजिंग स्टॉक ज़्यादा से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, अंडर यूटिलाइजेशन या मिस यूटिलाइजेशन ऑफ स्टॉक नहीं होना चाहिए। स्टॉक हमें एक्सेस में अगर हम रखेंगे तो फालतू हमारा पैसा ब्लॉक होगा, क्योंकि अगर हम रॉ मटेरियल स्टॉक
फिनिश गुड्स बना के रख देते हैं स्टॉक में बहुत ज़्यादा, तो उसके लिए पैसा ब्लॉक होता है, क्योंकि उसके लिए हमें रॉ मटेरियल लेना पड़ता है, वेजेस देने पड़ते हैं ज़्यादा स्टॉक बनाने के लिए, तो फालतू पैसा हमारा ब्लॉक हो जाता है। तो ये तो थे कुछ 10 पॉइंट जिसमें हमने क्या किया, माइक्रो इकोनॉमिक्स रिवीजन किया। हम स्टूडेंट्स, मैं आपको एक बार फिर से दिखा देती हूँ हमने कौन से 10 पॉइंट पढ़े। जैसे कि हमने इसमें ये जो हमने पढ़ा स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स, और इसमें हमने ये जो 10 पॉइंट पढ़े, पहले हमने 10 पॉइंट पढ़े माइक्रो इकोनॉमिक्स के। माइक्रो इकोनॉमिक्स में इकोनॉमिक्स प्रैक्टिकली कहाँ काम आती है, फर्म को डिटरमाइन करने में, फर्म के ऑब्जेक्टिव क्या हैं, डिमांड को डिटरमाइन करने में, कॉस्ट एंड प्रोडक्शन को डिटरमाइन करने में, कंपटीशन को स्टडी करने में, प्राइस को डिटरमिन करने में, प्रॉफिट मैनेजमेंट, कैपिटल बजटिंग, स्टडी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, सेल्स प्रमोशन और इन्वेंट्री मैनेजमेंट। अब हम पढ़ते हैं प्रिंसिपल रिलेटेड टू द मैक्रो इकोनॉमी। मैक्रो का मतलब होता है बड़ा, जैसे कि आप देख रहे हैं कि बड़ा का मतलब होता है कि मैक्रो इकोनॉमी को कौन यूज़ करता है, मैक्रो इकोनॉमी को बेसिकली यूज़ करती है हमारी जो होती है, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे गवर्नमेंट यूज़ करती है ट्रैफिक पॉलिसीज़ बनाने में, टैरिफ पॉलिसीज़ बनाने में, प्राइसिंग पॉलिसीज़ बनाने में, फिस्कल पॉलिसी, टैक्सेशन पॉलिसीज़ बनाने में यूज़ करती है। तो ये सारे जो हैं वो हमारे आगे आने वाले जब हम बैंकिंग वगैरह पढ़ेंगे तो उसमें सब फिस्कल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी, टैक्सेशन पॉलिसी आएगा, तो उसमें मैं आपको बताऊँगी कि ये जो होता है ये गवर्नमेंट यूज़ करती है इस पॉलिसी को। उसके बाद हम पढ़ते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स यूज़ होता है इकोनॉमिक इन्वायरमेंट को पढ़ने के लिए। अब इकोनॉमिक इन्वायरमेंट क्या होता है, इन्वायरमेंट का मतलब ये होता है जो हमारे आसपास, और इकोनॉमिक का मतलब एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट मतलब जो ऐसे फैक्टर्स जो हमारे बिजनेस फर्म के बाहर प्रिविल कर रहे हैं, जो हमारे बिजनेस को अफेक्ट कर रहे हैं। अब कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो बिजनेस के बाहर हैं पर बिजनेस को अफेक्ट कर रहे हैं, जैसे गवर्नमेंट की टैक्सेशन पॉलिसी, गवर्नमेंट ने अगर ज़्यादा टैक्स लगा लिया तो हमारा जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो बढ़ जाएगा। तो ये जो सारे फैक्टर्स हैं ये एक इंडिविजुअल फर्म या इंडस्ट्री के हाथ में नहीं है, ये किसके हाथ में है, गवर्नमेंट के हाथ में है। और इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज़ या इंटरेस्ट रेट्स कौन डिटरमाइन करता है, सेंट्रल बैंक ऑफ द इंडिया, आरबीआई। तो आरबीआई अगर ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट डिटरमाइन करेगी तो हमें क्या होगा, कैपिटल जो मिलेगी वो उसके लिए हमें ज़्यादा इंटरेस्ट देना पड़ेगा, अल्टीमेटली ज़्यादा इंटरेस्ट देंगे तो वो हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को बढ़ाएगा। तो ये कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो हमारे बिज़नेस के बाहर होते हैं, जो एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं पर हमारे बिज़नेस को अफेक्ट करते हैं। तो ये हो गया हमारा एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। तो बिजनेस इकोनॉमिक्स के स्कोप को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स को 10 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, यानी ये जो 10 चीज़ें हैं ये सब चीज़ें माइक्रो इकोनॉमिक्स की हैं, यानी एक इंडिविजुअल बिजनेस फर्म की है। और ये जो दो पार्ट्स हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स के, ये एक एग्रीगेट या नेशनल इकोनॉमी के पार्ट्स हैं। लग रहा है वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी अगर मैं लॉ ऑफ डिमांड भी ऐड करूँगी, तो आज हम इस फर्स्ट टॉपिक के साथ ही अपनी वीडियो को एंड करते हैं। और साथ में मैं आपके साथ एक क्वेश्चन लेके आई हूँ जो हमारे यूजीसी नेट जुलाई 2012 में पूछा गया था कि विच काइंड ऑफ इकोनॉमिक्स एक्सप्लेन द फिनोमेना ऑफ कॉज एंड इफ़ेक्ट रिलेशनशिप, यानी ऐसा कौन सा इकोनॉमिक्स का फिनोमेना है जो कॉज और इफ़ेक्ट को बताता है, जो सिर्फ प्रॉब्लम बताता है, जो सॉल्यूशन नहीं बताता है। चलिए स्टूडेंट्स, पहले आप अपने आप आंसर देने की कोशिश कीजिए, देखिए आपको आता है कि नहीं आता। माइक्रो इकोनॉमिक्स नहीं है, मैक्रो नहीं है, इनके डिफरेंसेस मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देके रखे हैं, उनको भी पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ये दोनों टर्म्स भी कहीं ना कहीं यूज़ हुई हैं, तो इनसे रिलेटेड भी इन फ्यूचर क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो उसका लिंक मैंने आपको दे दिया है। तो कौन सी साइंस होती है जो कॉज एंड इफ़ेक्ट को बताती है, वो होती है हमारी पॉजिटिव साइंस, जो कॉज एंड इफ़ेक्ट को बताती है। और नॉर्मेटिव साइंस क्या होती है, वो हमें सॉल्यूशंस बताती है, गाइडलाइंस बताती है। तो
ये एक क्वेश्चन था इस टॉपिक से रिलेटेड। जैसे मैंने आपको बताया, ये हमें सिर्फ एक ओवरव्यू के लिए याद रखना पड़ता है। माइक्रो मैक्रो के आ सकते हैं क्वेश्चंस, और किस तरह के क्वेश्चंस बनने की पॉसिबिलिटीज़ है फ्यूचर में, वो भी मैंने आपको सारे बता दिए इस टॉपिक के अंदर। और जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन ज़रूर से दबा दीजिएगा, ताकि आपको मेरे आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दीजिएगा, ताकि वो भी अपने नेट और JRF को क्वालिफाई कर सकें इसी अटैम्प्ट में। और क्योंकि लॉकडाउन की वजह से आप सबको पढ़ने का बिल्कुल अच्छा सा समय मिल गया, तो आपसे बस यही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। कल एक और फिर नए वीडियो के साथ आऊँगी, उसके बाद हम इसके आगे वाली सीरीज़ को पढ़ेंगे। लॉ ऑफ डिमांड और डिमांड एनालिसिस को पढ़ेंगे, बिल्कुल डिटेल में पढ़ेंगे। चलो, थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।